प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थ। जो विधि का विधान लिख दिया गया है उसको मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं है। कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है और कभी कभी भाग्य जो नसीब में होता है वही होता है। ये कहावत भी कुछ अंश तक अक्षरशः सत्य निकलती है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। चंदनपुर नगर के अंदर चंदन सिंह राजा राज्य करते थे। धन धान्य से परिपूर्ण था, शूरवीर था राजा, प्रजावत्सल था। उनके राज्य के अंदर एक बार एक बहुत पहुंचे हुए ज्योतिष मार्तंड ज्योतिषाचार्य नगर के बाहर एक सुंदर उपवन के अंदर उन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ था, आए हुए थे। दूर दूर तक उनकी ख्याति व्याप्त थी। जब राजा के कर्ण रंध्रों के अंदर उनके आगमन की सूचना उनके अनुचरों ने दी तो राजा की इच्छा हुई कि मैं ऐसे ज्योतिर्विद का दर्शन करूं, उनको वंदन करके आऊं। महाराज ने पालकी सजाने का आदेश दिया और वे सुंदर उद्यान के अंदर पहुंच गए। जाकर उन्होंने उनका अभिवादन करते हुए कहा कि मेरे अहोभाग्य है कि आज आप हमारे नगर के अंदर पधारे। ऐसी ही चर्चा चलते चलते वार्तालाप शुरू था। राजा बहुत खुश था ऐसे विद्वत वर्य को उनका सानिध्य पाकर। जाते जाते वस्तुओं की भेंट देते हुए जब वे उठने के लिए उद्यत हुए तो पंडित जी ने मना कर दिया कि ये भेंट मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी की भी भेंट नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे ही मेरे भाग्य का जो मिला है और जितना जरूरत है मैं उतने में ही अपना गुजर बसेरा करता हूँ। बाकी तो मैं समाज सेवा के अंदर अपना समय व्यतीत कर देता हूँ, दूसरों के मार्गदर्शन के अंदर अपना समय व्यतीत कर देता हूँ। मुझे इच्छाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 समय का पेट भरने का मिल गया, मैं उसी में संतुष्टि कर लेता हूँ। क्योंकि भाग्य कोई किसी का बना नहीं सकता है और बिगाड़ नहीं सकता है। आप राजा हो और आप सोच रहे हो कि मैं हीरे मानिक मोती देकर मेरे भाग्य को बदल दे, तो आपके इन हीरे मानिक मोती से मेरा भाग्य संवर नहीं जाएगा। राजा को आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे? हाँ, ऐसा ही है। ये तो एक उदाहरण है। हम किसी को देते इसका मतलब ये नहीं, पर वो उसके भाग्य में रहता है इसलिए हम देते। आज यही बात राजन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात हजम नहीं हो रही, बात गले नहीं उतर रही है। मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं। रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की ताकत मेरे अंदर है। ज्योतिर्विद ने कहा कि नहीं, वो उसके भाग्य में है। यदि उसके भाग्य में ऐसा पूछे तो आप निमित्त बन सकते हो, पर किसी के भाग्य में है ही नहीं तो आपका दिया हुआ सब कुछ उसके लिए व्यर्थ है। वो निमित्त नहीं बन सकता है। राजा ने कहा कैसे? कोई बात नहीं। मन ही मन राजा ने सोचा और अपने महामंत्री के कानों में कुछ कहा। तुरंत एक व्यक्ति सजी धजी पोशाक, दिखने में बहुत अमीर ऐसा लग रहा था, उसे पेश किया गया। ज्योतिष
विद्वत ने कहा उसकी तरफ देख कर के, महाराज ये अत्यंत साधारण और गरीब व्यक्ति है। ये खेतों में, जंगलों में, उपवनों में मेहनत करके अपना गुजर बसाना करने वाला है। इसके भाग्य में ऐसा कुछ नहीं है। मिलने के बाद भी इसे नहीं मिले जैसा हो जाएगा। ये उस वस्तुओं को प्राप्ति नहीं कर सकता क्योंकि इसके भाग्य में ही नहीं है। ये तो सिर्फ पर्णकुटी बनाकर जंगल में रहेगा, 2 समय खाने को मिल गया और सोता रहेगा। महाराज ने कहा, गुरुदेव आपने सही कहा, ये मेरे ही उपवन का माली है और सचमुच में बहुत गरीब है। ये पेड़ पौधों की कटिंग करता है, उनको खाद देता है और अपना गुजर बसेरा करता है। पर मैं आपकी बात को झुठला दूंगा, मैं इसे अमीर बना दूंगा। ज्योतिषाचार्य ने कहा यह संभव नहीं है। दोस्तों, ये भी एक विज्ञान है। उसकी ललाट की रेखाएं पढ़कर जैसे उन ज्योतिर्विद ने कह दिया कि ये संभव नहीं है, ये गरीब का गरीब ही रहेगा, ऐसा ही जब मैं जयपुर में पढ़ रहा था संस्कृत में मैंने वहां से एमए किया, तो हम लोगों को पता चला कि अजमेर में एक बहुत बड़े विद्वान हैं जो ज्योतिषी जानते हैं, जन्म कुंडली, हस्तरेखा। मुझे भी बड़ा शौक था। आज से करीब 40-45 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, 40 साल हो गए होंगे। हम लोग जयपुर से 3-4 दोस्त उनके पास आए। डोसी जी नाम था उनका, अजमेर में। हमने जानबूझ के 2 कुंडलियां ली साथ में, एक मेरे मित्र की और एक उसके पिताजी की, जो कि काल कलवित हो गए थे। सिर्फ कुंडली कागज के ऊपर हमने बनाई, जैसे 5 का आंकड़ा मध्यस्थ में दिया, 12 खाने कर दिए, उसमें 5 का आंकड़ा देके सिंह राशि, वैसे राशियां डाल डाल के पूरी कर दी और उन ज्योतिर्विद के सामने रख दी और कहा कि बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, इसके दिनमान अच्छे कब आएंगे, जरा आप अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें बताइए प्लीज। हमारा अत्यंत घनिष्ठ मित्र है। आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने वो कुंडली अपने हाथ में ली और कहा कि धनंजय भाई, किसी जिंदे आदमी की कुंडली लेके आओ, ये तो मर चुका है। हम तो देखते ही रह गए, क्योंकि वो आदमी तो मरे हुए 12 साल हो गए थे। फिर हमने उसके बेटे की कुंडली उनके सामने रखी। हाँ, ये हुई ना कोई बात, उन्होंने उसके बारे में सब कुछ बताया। कहने का आशय ये विज्ञान है। यदि इसका सटीक और सही तरीके से अध्ययन किया जाए, उनको तो तलस्पर्शी ज्ञान था। वो कईयों की मार्केश दशा तक निकाल देते थे। मार्केश दशा मतलब सामने वाला कब मरेगा, वो टाइमिंग तक बता देते थे। ठीक है, एक व्यक्ति का हमने निकलवाया था तो 15 मिनट का फर्क जरूर रहा, पर 15 मिनट कोई मायने नहीं रखे। वही तारीख, वही तिथि, वही समय। विज्ञान विज्ञान होता है दोस्तों, बस उसका तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने की हमारी लालसा होनी चाहिए। इन पंडित जी ने भी राजा को कह तो दिया कि असंभव है, ये धनाढ्य बन ही नहीं सकता, ये गरीब ही रहेगा और ऐसी पर्णकुटी में रहेगा। राजा को धुन सवार थी कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वसमर्थ हूं, मैं कर सकता हूं। उन्होंने अपने पड़ोसी राजा को, जो कि उनका मित्र था, भानु प्रताप, उनको एक पत्र लिखा और बंद करके इसे दे दिया माली को और कहा कि जाओ, पड़ोसी राज्य में 3 दिन की यात्रा है तुम्हारी, और उनको ये पत्र दे दो। खाने पीने की सामग्री, कुछ मुद्राएं दी ताकि सफर आसानी से हो जाए। राजा गया। इसे बड़ा बुरा लगा कि मुझे ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा।
3 दिन की यात्रा करनी पड़ेगी। सायंकाल प्रस्थान के लिए उद्यत हुआ, इतने में उसका दोस्त टीकम उसे मिल गया। मालिक का मुखमंडल मुरझाया हुआ था। उसने टीकम ने कहा कि क्या बात है, तेरा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है और कहाँ जाने की तैयारी? उसने कहा, यार मैं राजा का माली हूँ, तुम तो जानते हो, और सुख की जिंदगी ही नहीं है। अब आज राजा ने काम दे दिया कि जाके भानु प्रताप जी के राज्य में जाओ और उनको एक पत्र दे के आओ। क्या उनके पास नौकर चाकर और सैनिकों की कमी थी जो मुझे दे दिया? अरे दोस्त, तुम्हारा अहोभाग्य है, वहाँ पे कितनी खातिरदारी होगी तुम्हारी, तुम नहीं जानते। ये तो अच्छा मौका है। ए भाई, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं और कुछ नहीं है। एक काम कर, तुझे इतनी ये लग रही ना, तू ही जाके आ जाना, ये ले लेटर, मैं देता हूँ तेरे को। वो तो बड़ा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेरा तो ये सौभाग्य है। और टीकम ने वो लेटर ले लिया और उसी समय वहाँ से चलने के लिए उद्यत हो गया। ये वापस आया, खाना वाना खाया और झोपड़ी में सो गया। चलो 2 दिन की छुट्टी, राजा को कौन सा पता चलने वाला है मैं गया या नहीं गया। आराम से 2 दिन अपनी झोपड़ी के अंदर ही खाता पीता और सो जाता। दोस्तों, ये लड़का वहां पर पहुंचा। उसने कहा कि मैं चंदन नगर से आया हूं, राजा चंदन सिंह के वहाँ से, और उन्होंने आपके लिए एक पत्र दिया है। तुरंत राजा के पास सिपाही लेके गए, कहने लगे कि चंदन सिंह राजा के दूत आए हुए हैं और वे आपके लिए कुछ लेके आए हैं। लेटर में लिखा हुआ था कि भानु प्रताप, ये मेरे यहाँ पर काम करने वाला एकदम कर्मठ और मेहनती लड़का है, दिखने में भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये गरीब कुल के अंदर जन्मा है, पर इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। तुम इसे 5 गांव दे देना, और हो सके तो तुम्हारे यहाँ पर कोई अच्छी सी सुंदर सी लड़की हो तो इसका विवाह भी संपन्न कर देना। वहां से आने के पश्चात मैं भी इसे मेरा आधा राज्य देने वाला हूं। भानु प्रताप उसका बचपन का दोस्त राजा चंदन सिंह का, उसने आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उसे 5 गांव उसके नाम पर कर दिया और सोचा कि क्यों किसी की लड़की को इससे ब्याह रचाना। मेरी लड़की जवान हो गई है और मुझे ऐसा ही चाहिए, मेरे को कोई लड़का भी नहीं है, इसी को घर जवाई बना लूंगा, इसी के साथ शादी। क्योंकि दिखने में उसका दोस्त टीकम बहुत सुंदर था। विवाह संपन्न हो गया, विवाह करवा दिया। कुछ दिन रुकने के लिए कहा। बोलने में बहुत होशियार था टीकम। इधर 3 दिन के पश्चात जब राजा ने अपने उस माली को देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम वापस बताने ही नहीं आए? कि नहीं महाराज, मैं तो गया ही नहीं। राजा को समस्त वस्तु स्थिति जो कुछ थी उसने बता दी। राजा ने गुप्तचरों को भेजा कि अभी बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने तो मेरे पत्र को पढ़ के ही सब कुछ कर दिया होगा, और वैसा ही हुआ था। खैर, राजा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मैं तो इसका दिनमान बदल के ही रहूंगा, क्योंकि धुन सवार थी ना। ज्योतिषाचार्य की बात को झुटलाने की एक सनक आ गई थी दिमाग में। माली आया फिर से और कहने लगा कि महाराज, आज हमारे बाग के अंदर, बाग के बाहर जो खेती है उसके अंदर तरबूज वगैरह बहुत अच्छी फसल हुई है। गर्मियों के दिन हैं और बड़े बड़े तरबूज पैदा हो गए हैं, तो मैं आपके लिए 2-3 लेके आया हूँ। तुरंत मंत्री को इशारा किया राजा ने और एक तरबूज उठाकर ले जाने को कहा। मंत्री समझदार था और मंत्री को भी बता के रखा था कि इसके दिन हमको बदलने हैं। मंत्री ने उस तरबूज को आधा चीरा, उसमें से वो गुड़ निकाला और उसमें हीरे मानक मोती सब भर दिए, मोहरे भर दी, वापस उसको उसी तरह से पेस्ट कर दिया, पता ही नहीं चले कि इसको काटा गया है। राजा को लाकर दे दिया। राजा ने कहा, एक काम करो, ये अच्छी खुशखबरी तुमने सुनाई है, गर्मी के दिन भी है, तो ये तरबूज मैं तुम्हें भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, इसको तुम ले जाओ, घर पे जाकर मस्ती से खाओ।
इसका चेहरा उदास हो गया। राजा ने भी भेंट दी तो मुझे क्या दी? तरबूज दिया, वो तो खेत में ही है, वैसे भी मैं एक दो तो खा ही लेता हूं। खैर चला गया। रास्ते में चलते चलते उसका एक दूसरा मित्र मिल गया, रोहित। उसने कहा क्या बात है, राजमहल से आ रहे हो और मुंह लटकाया हुआ हो? अरे क्या करूं दोस्त, राजा भी ना, इतना बड़ा राजा हो के क्या दिया तरबूज खाने को? अरे ये तो भेंट है, राजा की दी हुई भेंट, छोटी सी भी हो या बड़ी हो, भेंट भेंट होती है, उसको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। तुम क्यों इस तरह से मुंह लटकाए हुए हो? अरे बाबा, मेरे राजा की जहाँ पे मैं रखवाली करता हूँ उसी खेत में तो पैदा हुए हैं, मैं ही तो देने गया था राजा को, राजा ने वही मेरे को वापस लौटा दिया, क्या मेरे को वहां पे नहीं मिलता क्या? अरे राजा के हाथ से यदि मेरे जैसे को मिल जाता ना तो मैं तो जिंदगी भर खुश हो जाता। तो एक काम कर, ये लेके जा भाई, खुश रहे। और उस माली ने अपने दोस्त राहुल को तरबूज भी दे दिया। उसने सोचा चलो बड़ा तरबूज है, आज मेरा पूरा परिवार खा के तृप्त हो जाएगा, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। इधर जब उसने, राहुल ने तरबूज घर पे जाकर सुधारा, काटा, उसके अंदर हीरे मानक मोती निकले। इसके तो वारे न्यारे हो गए, ये तो रातों रात करोड़पति अरबपति बन गया। इधर 2 दिन के पश्चात जब माली के ऊपर नजर पड़ी और उसी हालत में जब उसको देखा तो राजा ने बुलाया, भाई इधर आ। क्या हुआ? राजा को सारी हकीकत बता दी कि मेरे मित्र राहुल को मैंने वो तरबूज दे दिया, मैंने नहीं लिया क्योंकि खेत में तो थे ही। राजा ने सर को हाथ लगाते हुए कहा कि ज्योतिषाचार्य जी ने एकदम सही कहा था, मैंने बहुत प्रयास कर लिया पर इसके नसीब में ही नहीं है। इधर इस बात को हुए करीब 8-10 दिन हो गए थे। उसका जो टिकम दोस्त था वो आ रहा था, पीछे बहुत सारे सैनिक और राजकुमारी सी जय जय घोष करते हुए जब नगर के अंदर प्रवेश होकर इसकी मिरोनुक जा रही थी तो इसने देखा कौन आ गया भाई। नजदीक से देखा तो टीकम। उसने कहा भाई तू, अरे वो जो लेटर था ना, वो लेटर राजा को देते ही राजा ने मेरा इतना सत्कार कर दिया और उनकी बेटी से शादी करवा दी। अब इसको काटो तो खून नहीं, पर नसीब में नहीं ना। 2-3 दिन बाद इसका भी पता चला, राहुल का, उस तरबूज के अंदर इतने हीरे मानक मोती, क्योंकि उसका पहना, उसका रहन सहन सब कुछ चेंज हो गया था। वो तो बग्गी के अंदर बैठकर जा रहा था। उसने भी जब कहा कि तरबूज के अंदर इतना सब कुछ निकला, पर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। राजा ने भी भरसक प्रयास किया पर इसके नसीब में नहीं था। दोस्तों, नसीब बनाने के लिए, भाग्य बनाने के लिए हमें अच्छे कर्मों का उपार्जन करना बहुत जरूरी होता है। हम अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, सद्गुणों को विकसित करेंगे तो हमारे भाग्य का भी निर्माण होता चला जाता है। और यदि हमने मनुष्य जन्म को भी पाकर अच्छे भाग्य पैदा नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, हमारा अच्छा भाग्य भी नहीं बनने वाला है। अच्छा भाग्य बनाने के लिए अच्छे कर्मों का होना बहुत जरूरी है और उस कर्मों को करने के लिए पुरुषार्थ, मेहनत के साथ साथ हमें मानवता के गुणों को विकसित करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बात छोटी सी है, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन के अंदर यदि हमें अच्छे कर्म हमने किए तो सचमुच में हमारे वारे न्यारे होंगे, क्योंकि हमारा भाग्य भी हमारा साथ देगा। प्रणाम।